अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, सियासत की गहमा गहमी हो, गर्मा गर्मी हो या किसी भी किस्म के हालात की वजह से मुल्क के अंदर या रियासत पाकिस्तान के दरमियान में किसी भी किस्म की कोई ऐसा हलचल मच रहा हो तो हमारे प्रोग्राम के अंदर लाजमी तौर पे इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप आवाम तक, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उन तक हम वो तमाम चीज़ें पहुँचाएँ जो कि हम ये समझते हैं कि आप तक पहुँचनी चाहिए। अगर तो हम सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी टीवी चैनल आप खोलें, किसी भी प्रोग्राम को अगर आप देख लें, वहाँ पे हमेशा सियासत की ही बात हो रही होगी। एक पार्टी के सियासतदान अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होंगे, दूसरी पार्टी के सियासतदान अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होंगे और मेरे जैसे जो नाज़र हैं, आप जैसे जो नाज़र हैं, वो इस बात में परेशान होते हैं कि अवाम के मसाइल किधर गए। आज हमने थोड़ा सा अपना मोड चेंज करने की कोशिश की और हम कोशिश करेंगे कि हम आज उन मसाइल के ऊपर जो है गुफ्तगू करें। कुछ अल्फाज हमारे हों, कुछ अल्फाज आपके हों और हम तज़िये लेंगे, गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नौजवान सहाफ़ी, बहुत एनर्जेटिक हैं, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े मीडिया हाउस के साथ मुंसलिक हैं, राना अली ज़ुहैब साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। उसके साथ हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी मसूद चौधरी साहब ने, जो कि सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं और इनकी अच्छी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो है कोर्ट रिपोर्टिंग। इसके अलावा हमारे सीनियर और हमारे उस्ताज़ा में जो शुमार होते हैं डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ यकीनी तौर पे आपसे ही करना चाहिए और आप ही से किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने हालात देखे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर गुज़श्ता एक दहाई से, डेढ़ दहाई से या निस्फ दहाई से जो हमारे मुल्क के हालात हैं सियासत में, जो शब रोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं, सुबह को मौसम कुछ होता है, दोपहर में कुछ हो जाता है, रात तक पहुँचते पहुँचते हालात इतने गर्म हो जाते हैं कि हमें एसी चलाना पड़ते हैं। तो सर, इन चीज़ों को आप एक तज़ियाकार के तौर पे किस नज़र से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। हमारा मामला कुछ यूँ है कि जैसे आप ये समझ लें कि एक दायरा है जिसमें हम सर पर दौड़ते जा रहे हैं, ठीक, और वही काम कर रहे हैं पिछले 60-70 साल से और उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि हर दफ़ा नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हमारे मुल्क में कानून को और आइन को सरबलंदी हासिल नहीं होगी और शख्सियात के हवाले से ही तमाम मामला चलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ ख्वाहिशात का अमल दखल है। और ख्वाहिशात का मसला ये होता है कि वो ख्वाहिश करने वाले पर उनका दारोमदार होता है। वो ख्वाहिश करने वाला वो अच्छा आदमी भी हो सकता है, वो कम अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी पूरी कौम, पूरा मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसके वो दाव पे लग जाता है। और यही हमारे साथ हो रहा है। कोई कभी हमें मार्शल लॉ नज़र आ जाता है, कभी हमें कंट्रोल डेमोक्रेसी 58-2 वाली मिल जाती है, कभी हाइब्रिड रजीम हो जाती है। और ये मैं अर्ज करता चलूँ का हाइब्रिड रजीम जो है वो टोटल, जो आप जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, उससे पहले आखिरी स्टेप होता है। हम जो पिछले 4-5 साल से बड़े मोहब्बत से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम दरअसल खिसकते खिसकते बिल्कुल वहाँ आ गए जहाँ पे यहाँ टोटल डिक्टेटरशिप होगी या फिर क्याओस होगा। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब भी वक्त है इस लिहाज से, क्योंकि अभी भी जो लोग मुतालबात कर रहे हैं या मुतालबे कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो सिर्फ एक है कि आइन के मुताबिक जो मामला हैं वो चलाए जाए। इससे कतई नज़र कि उनके अपने दौर में कैसे चले, लेकिन बात यह कि अगर आगे बढ़ना है तो माजी से अपना राब्ता मुनक़ता करके मुस्तकबिल के हवाले से हाल को इस्तवार करना होगा। और उसका रास्ता सिर्फ रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होकर गुजरता है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें झूठ है। ठीक ठीक। मसूद चौधरी साहब, सर आप तो पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में आप मौजूद हैं जहाँ पे इक़्तिदार की कशमकश हमेशा से रही है, तख्त उल्टाए जाते हैं, ताज जो हैं वो गिराए जाते हैं, जुस्से जो हैं वो पैरों तले रोंदे जाते हैं। तो ये आप जो अभी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर
क्या ये हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या हम इसी तरह तख्तों का उल्टना देखेंगे, ताजों का गिरना देखेंगे या जिस्मों का रोंदना देखेंगे? मेरा ख्याल है जैसे बसूर साहब ने अभी बात कही कि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी जो पाकिस्तान का सबसे पोश तरीन एरिया है, पाकिस्तान का महंगा तरीन एरिया है, वहाँ पे अगर सिग्नल्स के, इंटरनेट के ये इश्यूज़ हैं तो यकीनी तौर पे बाकी जो आवाम है, जो बाकी छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या हालात होंगे। मसूद साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना अली ज़ुहैब साहब ने। अली, आप काफ़ी अरसे से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपकी बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर वो छपी भी हैं, मैगजीन्स के अंदर भी छपी हैं और बाकायदा आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। आपकी बुक जो है वो इंडिया के अंदर भी आपकी पब्लिश हुई है और बहुत सारी बुक्स के अंदर आपकी चीज़ों को, आपके जो वर्क है उसको कोट किया जाता है रेफरेंस के तौर पे। तो इतना आप काम कर रहे हैं, इतना आपने मेहनत की है अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका फुकदान है, कि उन चीज़ों के फुकदान की वजह से जो है हमारे पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस नहज तक पहुँच चुकी है? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, और जो इतना लंबा चौड़ा आपने मेरा तारुफ करवा दिया। मैं एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें तो एक नुक्ते पे आकर हम रुक जाते हैं, और वो नुक्ता ये है कि आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना टेनोर जो है वो पूरा नहीं कर सका 5 साल का। सबसे पहला हमारा जो फेलियर है वो तो यहीं से पकड़, ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए। ये एक ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल तौर पे हमारी इस पे बड़ी आप कह लें कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए हम अब जब अपने हमसाया ममालिक के टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, जब पाकिस्तान और भारत के हम आपसी तल्लुकात को ठंडा करने की बात करते हैं, उनको बेहतर करने की बात करते हैं, तो हमें आगे से एक सवाल मिलता है कि आप ये बताइए कि हम पाकिस्तान में बात किस शख्स से करें? जी बिल्कुल। हम कौन सी ऐसी आपकी लीडरशिप है कि जिससे हम गुफ्तगू करें, जिसके साथ हम टेबल पे बैठ के बात करें? और इसकी वजह हमारे अपने हालात, हमारी अपनी सियासत और हमारे अपनी चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ती है वो है हमारी इकॉनमी को लेकर, कि आपके आपसी जब हमारे घर के अंदर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, हमारे अपने ज़ाती जो हमारे एजेंडे हैं वो पूरे नहीं होते, उनको लेकर हम अवाम के जो वोट्स हैं या अवाम के जज्बात हैं उन पर जब खेलते हैं, तो फिर हमें ना सिर्फ अपने मुल्क में नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी हमें बहुत से जो हमारी मामलात हैं उसको देखना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ। आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट को 1.5-2 साल पहले की बात है कि मीनार पाकिस्तान पे एक इंसिडेंट हुआ एक टिकटॉकर को लेकर। जी मरियम ऑलमोस्ट जो भी उसका नाम था। लेकिन उसके बाद ठीक 2 से 3 माह बाद मेरा एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने उनको फरते जज्बात में आके दावत दे दी कि आप पाकिस्तान आएँ, आप पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान बड़ा अखलाकियात के लिहाज से, टूरिज़म के लिहाज से। तो आप यकीन करें कि उस जर्नलिस्ट ने मुझे आगे से ये ताना दे दिया। उसका नाम आयशा इकराम था। आयशा इकराम, आयशा इकराम। मैं सर अभी वो चेक कर रहा था ना, वो नंबर मेरे पास सेव था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दुरानी साहब क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर इस इंसिडेंट का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि जहां पर एक इंडिपेंडेंट वुमेन आपकी एक पार्क के अंदर, और आपका वो जो नेशनल हेरिटेज है, वो जो एक पाकिस्तान का निशान है मीनार पाकिस्तान, अगर वो वहां पे सेव नहीं है तो मैं एक फीमेल जर्नलिस्ट होके तो मैं पाकिस्तान आके मेरा हशर क्या होगा? अच्छा, मैं सॉरी अपना अली साहब मैं सर देखिए, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ सर, थोड़ा काइंडली सर मेरा एक गिरा ले लीजिएगा सर। देखें, मेरा भी जो आपने बात की सर, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस किस्म के वाक़या जो हैं उनकी वजह से जो हम लोग हैं हमारा सर यकीनन शर्म से झुक जाता है। लेकिन अगर हम काउंटर की बात करें तो मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि आपको भी पता है कि सर इंडियन चैनल्स के ऊपर ही बैठ के और उनके टॉप मीडिया हाउसेज जो है वहाँ के ऊपर बैठ के मैंने भी ये बात की थी कि आप
अपने 50 जो इश्यूज हैं उनको आप भूल जाते हैं और हमारा एक इशू जो कि प्लांटेड था, जो कि बाद में तफ्तीश से साबित ही हुआ कि वो सब कुछ प्लांटेड था, आप उसको बेस बना के हम पे अटैक मत करें। ठीक हो गया सर, आपके बात बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। डॉक्टर साहब अभी अली ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कह लें या हमारे लिए एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन पैदा होती है, हम इंटरनेशनली जब हम कहीं पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी आपका तो कोई वज़ीर आज़म ही नहीं टिकता। बल्कि शायद सर एक ज़माने में इंडिया के वज़ीर आज़म ने बड़े अज़रा तफनन ये कहा था कि मैं इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी आप लोग अपने वज़ीर आज़म बदल लेते हैं। तो सर ये जो सिचुएशन है, क्या सर ये कहीं पर रुक पाएगी? इस वक्त आप देख लीजिए कि आपके मुल्क में कौन सा लॉन्ग टर्म मंसूबा जो है ज़ेरे गौर है। ठीक है, आपका मुल्क तो यहाँ किसी एक्सटेंशन के गिर्द घूम रहा होता है, या किसी अदालती फैसले के गिर्द घूम रहा होता है, या किसी नए दहशतगर्दी के ऑपरेशन के गिर्द चल रहा होता है, या IMF का अगले बोर्ड की मीटिंग कब होनी इस पे चल रहा है। मुझे बताइए कि इस मुल्क की कैलेंडर 4 हफ्ते से ज्यादा आगे कभी आपको नजर आया? इससे ज्यादा दूर तो क्रिकेट के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जितनी हमारी प्लानिंग है। यानी हमारे यहाँ तो कोई भी चीज, और उसकी वजह यही है कि अनसर्टेनिटी इस दर्जे की है कि हर कोई छोटी से छोटी चीज भी पता नहीं क्या एक नया जो है वो तू मार्क खोल दे, उसका किसी को अंदाजा नहीं। तो इस वजह से अगर ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि बाकी जहाँ पे जमहूरियत चल रही है या जहाँ पे टेन्योर्स पूरे करते हैं लोग, वहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी डरे, हर वक्त अपनी हुकूमत बचाने के झंझट से आज़ाद होकर। और उसका नतीजा फिर आप देखिए कि मतलब एक पॉलिसी कांग्रेस बनाती है, उसका फायदा बीजेपी उठाती है, फिर उसी पर कांग्रेस चलती है, वो मुल्क जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता है। सही, कहाँ वो अपना गोल्ड रखवा रहे थे 1990 में IMF के पास, और कहाँ वो $650 अरब का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज लिए बैठे हैं। सही। और आपके मुल्क में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप में जरा सी स्टेबिलिटी आ जाए, जरा सा आपको ये पता हो कि हमने अगले साल में 2 साल में क्या करना है, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप इंटरनल मामले ही सेटल करते रहेंगे रोज और हर वक्त फायर फाइटिंग के बोर्ड में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर ये मामला चलेगा नहीं। देखा IMF ने फंसा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उन्होंने $2 अरब पे फिर आपको फंसा लिया। सही। और आप आखिर ना करते, फिर वो डिफॉल्ट की उसमें जो गड्ढे में है वो जा पड़े। ठीक है, तो ये सब इसी वजह से है कि इंटरनल स्टेबिलिटी। सही। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि हम लोग जो है वो इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के चक्करों में पड़े थे। सर मुझे सिर्फ काइंडली सर वन लाइनर सर बता दीजिएगा कि हम इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के चक्कर में पड़े होते हैं कि हम गोल स्कोर करने के चक्कर में पड़े होते हैं? सर इंटरनल इशू का मतलब है कि जो मेरी जाती ख्वाहिश है, अगर मेरे पास को होता है, मैं चाहूंगा कि बस वो मसला मेरा हल हो जाए, यानी मेरे इक़्तिदार तक, ठीक हो, मेरी प्रिविलेज तक। ठीक हो, तो किसी को सोच ही नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। मसूद चौधरी साहब, सर अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा मुल्क जो है ना वो अदालती फैसलों के गिर्द घूमता ही नजर आता है। सर आप तो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप कवर करते हैं, और अभी जो हालिया दिनों के अंदर जितने भी जो अदालती फैसले हो रहे हैं, बल्कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर शायद आप भी मौजूद थे, तो तहरीक-ए-इंसाफ के एक भाई थे, उनसे मैंने सवाल पूछा तो मुझे कहा था कि जी आप जजेस की तादाद को क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मैंने पूछा कि जी अगर आपको कोई इशू है तो बता दे। कहते असल में जी वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं कि आपके नंबर कितने हैं? कहता अभी जो रिसेंटली फैसला है आपने देख ही लिया है ना, 9-5 का। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि 9 जजेस जो हैं वो आपके ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और बाकी जजेस जो हैं वो दूसरी पार्टियों के ट्रैक पर चल रहे हैं। तो सर ये ज़रा मुझे बताएं कि ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, तो सर आप ये किस हद तक आपने इसको ऑब्जर्व किया है? सर जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इर्द गिर्द घूमती है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी बनाने वाले जो हैं वो सुबह उठते हैं, कपड़े पहन के अपने दफ्तर बैठते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है। वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगा के एक प्रपोजल दिया जाता है, उसके बाद उस प्रपोजल के ऊपर एक कंसल्टेंट हायर करके उसको पैसे दे दिए जाते हैं। उस पैसे देने के बाद फिर वो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान होता है और उसके बाद फिर वो प्रपोजल अचानक से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम जेन्युइन है। जहां तक ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस वक्त आज के दिन जो सबसे अहम गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट में जारी है वो चीफ जस्टिस साहब की
एक्सटेंशन है वो अब लाजमी बात है। कोई डॉक्टर साहब वाली बात, सर डॉक्टर साहब वाली बात दुरुस्त होगी ना, डॉक्टर साहब वाली बात दुरुस्त होगी ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस वक्त एक्सटेंशन है वो बड़ी पॉपुलर है, मतलब कि हम एक्सटेंशन देना नहीं चाहते, लेकिन हम एक ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिसके तहत 3 साल की जो है ना वो मुद्दत बन जाएगी चीफ जस्टिस की। और हम जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात है कि चीफ जस्टिस साहब को अगर मुकन्नना फैसला करके दे देती है, और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जो अपना सिक्योरिटी, अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकती, अपने अरकान का तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकती, वो चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए 3 साल तक उनको एक्सटेंड करें, और फिर वही चीफ जस्टिस साहब जो है वो फिर आगे मजीद फैसले करें। हालांकि चीफ जस्टिस साहब बार बार कहते हैं कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, हाँ आपने कोई कानून बनाना है तो आप कानून बना लें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी गुमागुम की सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है। पाकिस्तान की ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है इसके चारों जानिब ही बड़ी गुमागुम की सिचुएशन है, और हम बतौर रिपोर्टर बस दुआ करते हैं कि आज यहाँ से कोई खबर आएगी या आज यहाँ से खबर आएगी। सही 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बेसिकली आप ये कह लें कि हम बेसिकली एक दरबार के बाहर बैठे हुए हैं और हम हमेशा खैर की खबर ही तलाश करने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं। आप तीनों अब आप सर कहीं जाइएगा मत, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।